मैं अपने लाइफ जर्नी के बारे में बात करूंगा कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी फैमिली में मेरी माता जी हैं और मेरे पांच हम टोटल पांच भाई हैं। मुझे मिला के मैं चौथे नंबर पे आता हूँ और मेरा छोटा भाई एक उससे है, वो एयरफोर्स में है। दो सिस्टर हैं हम हमारी। और हमारा बर्थ प्लेस कोपागंज मऊ जिला के पास है और वहाँ में ननियाल है, ननियाल में ही हमारा बर्थ हुआ था। बट मैं परमानेंट एड्रेस जो है वो गाजीपुर जिला का है, यूपी के पास पड़ता है। और मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं थोड़ा सा तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली भी बोल सकते हैं, लेकिन उस मिडिल क्लास फैमिली में एक टाइम ऐसा भी आया था कि मतलब हालत बहुत ज्यादा घर की खराब थी। और मेरे फादर नहीं है, जैसा यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। मेरे पापा जब मैं 5 साल का था तभी से ही नहीं है। और तब से अब तक मम्मी और भाई लोगों के ही आशीर्वाद से हम लोग बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे अपने गाजीपुर जिला में। मेरा जो एजुकेशन है, आप 5वीं तक एजुकेशन मैंने एक नॉर्मल स्कूल में किया था। और जब नॉर्मल स्कूल में हम लोग जाते थे तो वहाँ पे रंग बिरंगे कपड़े पहन के लोग जाते थे। और जब दूसरे बच्चों के स्कूलों में स्कूल को देखते थे कि वहाँ पे टाई और ड्रेस पहन के जाते हैं, तो मतलब हमें फील होता था कि हम मतलब उस स्कूल में नहीं जा सकते, क्योंकि थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं थी, उतना अच्छा पैसे वाला नहीं था थे हम लोग। तो वहाँ पे नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ना पड़ा हम लोगों को। तो जनता स्कूल के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई किया। उसके बाद छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हमने एजुकेशन लिया अपना। वहाँ पे जो टॉप स्कूल होता है अपने सिटी का, गाजीपुर सिटी का, तो उनका नाम ही है सिटी इंटर कॉलेज। जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लोगों को एग्जाम देने पड़ते थे, तो वो एग्जाम क्रैक करके, एग्जाम क्लियर करके वहाँ पे एडमिशन मैंने लिया। तो शुरू में पढ़ने में ठीक ठाक था, बट 10वीं के बाद 12वीं के बाद हमने काफी अच्छा एजुकेशन लिया और पीसीएम ग्रुप से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अगर मैं आगे बात करूं, गाजी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जर्नी का मैं बात करूंगा, तो वहाँ तो जैसे तैसे हमारी फैमिली में चीजों को निभा रहे थे लोग। वहाँ पे जो जो भी छोटी सी हमारी, जब से हम गुप्ता बनिया फैमिली से हैं, तो वहाँ पे जो भी दुकान थी हमारी छोटी मोटी, उस दुकान के माध्यम से उसमें हमें वहाँ पे जाने के, स्कूल के साथ साथ वहाँ पे भी जाने को मौका मिलता था। और वहां पे भी हम जाके भाइयों की हेल्प करते थे, जो भी हमको बोला जाता था। घर पे भी माँ का हेल्प करता था मैं। आज के बच्चे झाड़ू पोछा नहीं करते, हम उस समय झाड़ू पोछा और बहुत सारे काम करते थे जो भी हमें बोला जाता था। तो कहने का अर्थ है कि हमने वहां से सीखा, और वो सीखा हुआ जो चीज था मेरा, वो जब मैं दिल्ली आया, फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली में एंट्री करता हूँ। सितंबर 2003 की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जब मैं आया गाजीपुर से। तो वो स्टोरी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि उस समय मैं जब दिल्ली आया तो मेरे पास सिर्फ 600 रुपया था और मेरी एज लगभग 17-18 साल की थी। और मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन अपनी फैमिली से हट के लिया कि मैं अब घर को छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आ गई थी, बहुत ज्यादा परिस्थिति ऐसी आ गई थी जहाँ पे मैं अगर बात करूं कि मुझे करना ही करना था, 100% मुझे कुछ करना था बड़ा। और भाई लोगों को मैं देख रहा था कि मेहनत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उसके बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं आ रहा था फैमिली में। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं घर छोड़ूंगा। और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने 600 रुपया इकट्ठा किया और वो 600 रुपया लेकर मैं घर छोड़ दिया। एक टाइम था और वो बहुत ज्यादा हमारे लिए पेनफुल था। जब मैं घर से निकला, लोग बोलते हैं हमारे पास आज कि कहाँ जाऊं क्या करूं। मेरे पास, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कहाँ जाना है क्या करूंगा आगे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ से गाजीपुर से मैं बनारस पहुंचा। बनारस में मैंने काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया, वहां पे आशीर्वाद लिया उनका। और वहां से मैं आगे निकला वाराणसी, बनारस से दिल्ली के लिए जो मैं ट्रेन पकड़ा। वहां पे पहुंचने के बाद मैं आपको बात करूं, स्टेशन पे मैं 3 घंटे 4 घंटे रोता रहा कि मैं अब दिल्ली आ तो गया हूं, बट मैं, होता है कि एक बंदा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो किसी दोस्त के यहाँ, की रिश्तेदार के यहाँ रुकूंगा, वो मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं, मुझे कहाँ जाना है। मैं ब्लैंक था। बट न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है उसके माध्यम से मैं जॉब ढूंढ रहा था कि दिल्ली में जॉब मिल जाती है, दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली में लोग सेटल हो जाते हैं। वो दिमाग में स्टोरी बन रहा था। और वहां पे 3 घंटा बिताने के बाद जब मैं किसी से पूछा तो पता चला लक्ष्मी नगर एक जगह। उस समय के, आज तो लक्ष्मी नगर से मैं, हम बहुत अच्छे से वाकिफ है, उस समय मेरा पहला शब्द था कि लक्ष्मी नगर में मुझे जाके, वो एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस, वहां पे हॉस्टल ढूंढूंगा, वहां पे ये करूंगा वो करूंगा, सारी प्लानिंग थी।
जब मैं लक्ष्मी नगर पहुंचा, बस स्टैंड पे 10-15 मिनट बिताया, वहां से कुछ लोगों से पूछा यहाँ पे रहने का कहाँ पे होगा, तो ठीक बस स्टैंड के पीछे ही सकरपुर में R45, मैंने नाम मेंशन किया हुआ है, R45 में हॉस्टल मिला। उस हॉस्टल के अंदर जब मैं घर के लिए रुकने के लिए मांगा उनसे कि मुझे जगह चाहिए, तो पता चला यहाँ पे फीस लगता है इतना ज्यादा, और मैं गांव से पहली बार अपने किसी बड़े शहरों में एंट्री किया था। वहां पे मुझे 3 घंटे 4 घंटे वहां पे उन्होंने मना कर दिया था एक्चुअली मैनेजर ने, तो मैं वहां से 3 घंटा, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं था, तो वहां बाहरी में सीढ़ियों पे 3 घंटे बैठा रहा। एक टाइम ऐसा आया 3 घंटे के बाद कि उन्होंने फिर समझ गए कि बहुत ज्यादा परेशान है, रो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जाना स्टार्ट किया। वहां से जब जाने लगे तो मेरे से पूछे कि आप क्यों नहीं जा रहे हो यहाँ से, तो हमने बताया कि हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है और मैं यहीं पे सर रहना चाहता हूँ, और मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को आप बताइए कोई जगह दीजिए। तो हॉस्टल के बेसमेंट में, बेसमेंट था हॉस्टल का, वहां पे बहुत सारा टूटा फूटा सामान और चेयर और गंदगी जितनी भी, अब हम कबाड़ बोल सकते हैं, स्टोर रूम बोल सकते हैं, वो स्टोर रूम पड़ा हुआ था। वो ले जाकर दिखाएं कि आप यहाँ रह सकते हो, वहाँ जाला मकोड़ा लगा हुआ था। मैंने बोला बिल्कुल मैं रह सकता हूँ यहाँ पे। और वो साफ सफाई करने के बाद वहां पे 1-2 घंटे के बाद वहां पे थोड़ा सा स्पेस बनाया और वहां पे रहने लगा मैं वहां पे। और वो मेरा स्टार्ट है दिल्ली के अंदर जर्नी। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अपनी गरीबी और बहुत सब कुछ बताते हैं, दिखाते हैं, मैं आपको बताता हूँ वहां पे मैंने कैसे जर्नी स्टार्ट किया और मैं यहाँ से कहाँ तक पहुंचा। तो वो मेरा पहला टाइम था दिल्ली के अंदर। रोने के बाद, स्पेस मिलने के बाद, मैं वहां पे हॉस्टल में जमीन पे वहां पे जो बेड उनके घरों में, जो स्टोर रूम में बेड पड़ा होता हॉस्टल का जो खराब हो चुका होता, उस बेड को बिछाया और वहां पे टाइम एक्सपेंड करना चालू किया। अब टाइम आता है खाने पीने का कि खाऊंगा कहाँ से, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत लिमिटेड थे और उसको मैं बचा के गांव से आया था, तो मैं बचा के रखता था कि कभी इमरजेंसी आ जाए तब यूज करूंगा। खाने के लिए एक दिन तो हॉस्टल में ऊपर खा लिया, लेकिन मेस में मुझे पता चल गया कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर इनका काम कर दूं, तो जब सब हॉस्टल के बच्चे खा लेते थे, तो रात जब लास्ट में बचता था उनका, जो खुद वो रहते थे, तो उनका चेयर और साफ करना और ये सब करके, और उनका बर्तन उर्तन जो हॉस्टल के अंदर होता है वो ले आके छोड़ के वहां पे उनको दे के। कहने का अर्थ है कि वो टाइम मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि वो मोमेंट क्या था। और वहां पे कई बार मैंने रोया अपने उस हॉस्टल में। और वहां से मुझे रात में जब खाना वो लोग देते थे तो उस समय मैं खा पाता था। और पैसे होते थे, हम पैसे बाहर से भी खा सकते थे, लेकिन कब वो पैसे खत्म हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। और लिमिटेड फंड्स होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। हॉस्टल की जर्नी के बाद मैं बात करूं अपनी, वहां से निकलने के बाद अगर बात करूं, वहां बहुत ज्यादा मैंने टाइम टाइम एक्सपेंड किया हॉस्टल के अंदर। और धीरे 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 नॉलेज मिलना चालू हुआ, लड़कों से घुलना मिलना चालू किया, उनका छोटा मोटा काम करने लगा। वो कुछ मंगाते थे मैं लेके आ जाता था, कुछ किसी ने 10 रुपया, किसी ने 5 रुपया, इस तरफ से देना चालू किया। वो जर्नी मेरा था। मैं जॉब ढूंढना चालू किया वहां से कि मुझे कोई अब काम बताइए। जब मैं बाहर निकला काम के लिए, तो इतनी बड़ी सिटी थी दिल्ली हमारे लिए कि मैं कई बार मैनेजर को बहुत बार मैंने डिस्टर्ब किया, क्योंकि उनको मैं बार बार बुलाता था कि मैं भूल जाता था जो हमारा हॉस्टल था, जगह था, मैं भूल जाता था कि मैं यहाँ पे वापस कैसे पहुंचूंगा। पूछ पूछ के हमें वहां पहुंचे। और वो जो मेरा पेनफुल टाइम था वो बहुत दर्दनाक था। धीरे 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 मेरे को ट्रेड फेयर का मौका मिला कि वहां पे जाएंगे तो मुझे रोज का 200-100 रुपया मिलेगा। वहां पे आपको टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, 14 दिन 15 दिन का मेला जो लगता है। वहां से मैंने टाइम दिया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, थोड़े 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 पैसे मैंने जर्नी इकट्ठा करना चालू किया। एक टाइम आया जब मैं घरों में अपने गाजीपुर जब घर पे होता था, तो लोग मैं चाय वाय बनाता था भाइयों, मम्मी के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए। तो वो चाय बनाने का मुझे कला आता था, तो मैंने चाय बेचना चालू किया। कुछ बर्तन हमने मंगाए, कुछ यहाँ वहाँ किया, और मैंने हिसाब से परमिशन लेके थोड़ा मोड़ा चाय बनाना स्टार्ट किया, और वहां से मैं बेचना चालू किया, करना चालू किया। सड़क पे घूम के भी बेचा मैंने। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्मार्टनेस बढ़ती गई, नॉलेज था, मेहनती था मैं, तो मैं मंडी पकड़ने लगा। फूल मंडी सुबह में 3 बजे भोर में लगता है, 4 बजे भोर में लगता है, तो मैं वहां भी जाने लगा। और मैं दूध वाली चाय नहीं बनाता था, मैं काश्मीरी हर्बल टी टाइप का बनाता था, मसाले वसाले डाल के। तो बहुत ज्यादा मेरा डिमांड था, जब मैं जाता था तो आवाज लगा लगा के बेचता था। तो
कहने का अर्थ है कि मैंने वो टाइम भी देखा। जागरण स्टोरी की मैं बात करूं तो जो दिन में मैं ये सब करता था, हॉस्टल में लोगों का काम करता था, कुछ और काम होता था तो वो कर लेता था, और ऐसी टाइम बीतता गया। रात जब होती थी तो अक्सर जब खाने का बहुत सारा ऐसे भी होता, मैं माता रानी को धन्यवाद दूंगा कि मैं उनके जागरण पार्टियों में जाता था, लोगों के जो मोहल्ले टोले में यहाँ वहाँ जागरण की स्टोरी होती थी, आवाज सुनता था मैं रात को कि कहाँ पे जागरण हो रहा है, वहां पे मैं पहुंच जाता था, पूरी रात वहां एक्सपेंड करता था, क्योंकि कुछ था नहीं कोई बोलने टोकने वाला। तो वहां पे मैं जागरण स्टोरी में जाता, वहां पे जागरण में जाता था, माता रानी का दिन रात वहां पे रोता था, मनाता था वहां पे रात में। और सुबह में भंडारा उनका खा के प्रसाद और साथ लेके, वो सब करने के बाद जब मैं आपको रूम की बात करूं, मैंने रूम जो रेंट पे लिया पहली बार 2003 के बाद 2 साल तक मेरा टाइम निकलता गया यहाँ वहाँ। 2005 में मैं जाके रूम रेंट पे लेता हूँ, और वहां पे मैं थोड़ा सा अच्छा और करना स्टार्ट किया, वहां पे मेहनत और करना चालू किया, और चाय का काम मेरा बहुत ही अच्छा चलने लगा, डिमांड होने लगा। मैं सुबह, दिल्ली की ठंडी, आप लोग जानते हो दिल्ली में कितना ज्यादा ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस टाइम पे भी ये रुपेश कुमार गुप्ता जाते थे अपना उतना 30 लीटर का कंटेनर, मतलब 20 लीटर तो हमारे पास चाय चाय होता था और 10 लीटर का कंटेनर होता था, मैं वो सदर बाजार से लेकर आया था, और उसमें गर्म टाइम चाय रहता था, वहां पे अब चाय बेचना चालू किया। और वहां से जून 2005 में हमारे जिस घर में मैं रहता था, चाय चाय बनाता था, वहाँ भट्टी होता था, थोड़ा बड़ी वाली चूल्हा होती थी, वो पाइप उसका फट गया और वो पूरा का पूरा फायर, घर में हमारे आग लग गया। मैं मेरे बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ ये। और मोहल्ले के जो लोग थे, जो साथ में आस पड़ोस के लोग थे, वो मेरी हालत को देख के बहुत लोग मतलब इमोशनल हो चुके थे, कि मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि मेरे ये सामान बचाओ, मेरा वो सामान, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा किया था, बचाया था। अब वो मेरे लिए बहुत पेनफुल टाइम था। जो भी हमने बनाया था सामान और जो भी मैंने वो किया था, वो सब बहुत कुछ जल गया। मेरा रूम और किचन लगभग लगभग टचिंग में था, भयंकर आग लगी थी, फायर ब्रिगेड को आना पड़ा। और वहां पे जब मेरी आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया, मैं सुसाइड करने का भी सोचा कि नहीं अब कुछ रह नहीं गया, मैं लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुका हूँ, और ये पेनफुल बहुत टाइम वो भी आया। लेकिन वहां से फिर से मैं रीस्टार्ट करता हूँ। और जिस घर में मैं रहता हूँ, लोग दिल्ली में सीखने को बहुत कुछ मिला यहाँ पे। जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था, उन लोगों ने जो काला काला हो गया जलने के बाद, तो वो लोग जो भी हमारे बचा हुआ सामान था, जो बर्तन वर्तन थे, वो लोग भी रेंट के तौर पे कि हमारा आपने इतना नुकसान किया, अब मुझे जब तक पैसे नहीं देंगे हम नहीं देंगे, तो वो भी सामान रख लिया उन लोगों ने, नहीं दिया मेरा। अब मेरे पास कुछ लिमिटेड सामान थे, और मैं फिर उस रूम को छोड़ता हूँ, और वही मोहल्ले में कोई और मुझे जानता था, जो मेरी अच्छे से जानता था कि नहीं यार ये मेहनती लड़का है, तो उन्होंने मेरे को रूम दिया, रेंट पे रखना चालू किया। वहां से फिर से मैं नई जर्नी स्टार्ट करता हूँ, उनका मैं कुछ पैसा लोन पे लेता हूँ, उन लोगों ने दिया मुझे, और उसका ब्याज के साथ मैंने वापस भी किया। ये सारा कुछ करने के बाद, मैं क्यों बता रहा हूँ, 2005 में मेरी लाइफ में मेरी वाइफ आती हैं, रिम्पी गुप्ता। और मैं यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूंगा उस प्रभु का, उस ऊपर वाले का, कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ दी, तो जो मुझे उन्होंने उस टाइम से संभालना चालू किया। हम दोनों ने मिलके आज तक हमने 1 रुपया का सपोर्ट किसी भी परिवार के सदस्य, किसी से भी मैंने नहीं लिया होगा, न ससुराल पक्ष से, न अपने घर से। तो वहां से हम दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी, और फिर लाइफ में चेंज आता है। 2007 की बात करूं, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट की बात करूं, 2005 से 2007 तक मैंने काम जब थोड़ा सा काम करना चालू किया, तो साल भर 1.5 साल काम किया, तो मेरा पेन चालू हो गया पीठ के पास। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि आपको पेन हो रहा है, आप भारी चीज 30 किलो की वेट को उठा के नहीं चल सकते हैं। 30 किलो का वेट उठाते उठाते आपको पेन चालू हो चुका है, इसके वजह से टेस्ट आया, रिपोर्ट आया, तो हमने बोला ठीक है, हम नहीं कर सकते। उसके बाद से मैं फर्स्ट टाइम जॉब के अंदर एंट्री करते हैं 2007 में। और 2007 से 9 तक मैंने बैंकिंग सेक्टर में छोटा मोटा लोन जो होता है, बड़ा लोन होता है, उस टाइप के लोन्स में एचडीएफसी बैंक के साथ, आईसीआईसी बैंक के साथ, इसी लक्ष्मी नगर में मैंने काम करना चालू किया।
3,000 5,000 की नौकरी हमें मिलती उस समय, और करते 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 नॉलेज नॉलेज बढ़ाते बढ़ाते, मेहनती था, स्मार्ट भगवान ने मैं पहले से बना रखा था। तो उन चीजों का फायदा हुआ कि बोलने चालने का नॉलेज पहले से भी था, और इस मार्केट में जब घूम घूम के चाय बेचता था, उन्होंने वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। दिल्ली के लोगों से मिलना जुलना, समझ में आ गया किस तरह से लोगों के माइंडसेट है। अगस्त 2009 में जो मेरे पास हमारे लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया, वो आया कि 2009 में मुझे बैंकिंग सेक्टर से उठ के मैं कोटक महिंद्रा के साथ ज्वाइन होता हूँ 2009 में। और करते करते वो मेरी नौकरी 2000 से जो चालू किया था, 3,000 चालू करते करते 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक पहुंचा। 2009 में मैंने जॉब स्टार्ट किया 20,000 रुपया से कोटक महिंद्रा के साथ, लाइफ इंश्योरेंस के साथ, लक्ष्मी नगर ब्रांच। वहां पे मैंने काम किया, वहां पे मैंने 10 साल टाइम एक्सपेंड किया लगातार। मैंने वहां पे बहुत सारे बॉसेस देखे, बहुत सारे टाइम को देखा। वहां पे मैंने इतना मेहनत किया कि 24 ट्रॉफियां, 13 मेडल, 18 सर्टिफिकेट्स, ये मैंने नेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे, नॉर्थ में कभी टॉप किया। बहुत कुछ नए नए अचीवमेंट को मैंने हासिल किया वहां पे। वहां पे आज भी लोग मुझे कोटक के नाम, कोटक में जो काम मैंने किया उसकी वजह से मुझे जानते हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे अवार्ड फंक्शन में मैं स्टेज पे गया, डोमेस्टिक जो ट्रिप होते हैं कंपनी के, वहां पे गया, बहुत टाइप की ट्रेनिंग लिया मैंने कंपनी के तरफ से जो मिलता है हम लोगों को। हर साल में कम से कम 1 या 2 बार कंपनी की ट्रिप होती थी होटल्स के अंदर, अच्छे लेवल पे वो हमने ट्रिप नॉलेज लिया। इन सब नॉलेज लेने के बाद अपना घर मैंने बनाया उस वहां से 2010 में मैंने घर लिया। आज उस घर में हम लोग हैं पूरी की पूरी। वहां पे जब घर लिया, घर के भी स्टोरी की बात है कि जो सैलरी आती थी उसमें से आधा से ज्यादा मैं किस्त लोन, जो लोन के रूप में मैंने बहुत कुछ लोन भी लिया था बैंकों से, तो वो लोन भरने के चक्कर में चला जाता था। बहुत ही कम पैसे बचते थे जॉब के अंदर, और उस पैसे से हम लोग घर चलाते थे किसी भी तरह से। तो स्ट्रगल पूरी की पूरी लाइफ में रही है। अब उसके आगे अगर मैं बात करूं, जो हमारी लाइफ में जो चेंजिंग आई है, लाइफ का सबसे बड़ा जो दिन हमारे बात करूंगा, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ऊपर वाले ने वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म उतारा। क्योंकि हमारे दिमाग में हमारे एक, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, हमारे अपने दोस्त, भाई, फ्रेंड, मैं उनको बहुत कुछ मानता हूँ दिल से। और मेरे अपने मित्र जहाँ पे वो कोटक में, वो भी मेरे साथ थे। हम लोग एक ही स्टेज को, एक ही कंप्यूटर को शेयर करते थे, डेस्कटॉप को। घनश्याम मिश्रा सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, वो मेरे अपलाइन है। और रिजवान सर को मैं थैंक यू यहाँ बोलना चाहूंगा, वो हमारे पास आए घनश्याम जी के साथ, घनश्याम सर लेकर आए थे। घनश्याम सर ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, बताया। लेकिन वो बता रहे थे 2018 से आप कर लो कर लो कर लो, लेकिन एज ए जॉब मेंटेलिटी हम लोग जॉब में बोलते थे हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा वहाँ पे अच्छा सेटल्ड है पूरा और सब कुछ। उस जॉब में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, हर तरह के लोगों से उठना बैठना, मिलना जुलना, हर तरह के लोगों की इतनी नॉलेज को इंक्रीज मैंने वहां पे किया है कि आज हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं पे भी उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सीखने को लाइफ में मिला। वेस्टिज में जब मैं आया, वेस्टिज बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लाइफ में था। मैंने देखा वहां पे जॉब में 10 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा कि लोग वहां पे पैसे तो कमाते हैं, लेकिन लिमिटेड उनकी इनकम होती है, पैसे कम कमाते हैं। एक लिमिट्स होती है पैसे कमाने की। वहां पे लोग सुबह से शाम तक पैसे कमाते हैं, भाग दौड़ होती है, पेन ले लेके काम कर रहे हैं, कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, बहुत कुछ ऊपर नीचे देखने को मिला। और उसके बाद से 2019 में मैंने ज्वाइन करता हूँ सितंबर मंथ में वेस्टिज को। और उसके बाद हमने ड्रीम देखना, ये सब चीजें जॉब में, रियल में जो जॉब में होगा आज के डेट में, वो सब वहां पे ये सब कल्चर नहीं है। ड्रीम देखना, लाइफ को सेट करना, किसी के बारे में सोचना। आज हमें राजीव सर की जो सेशन पहली पहली बार लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला था हम लोगों को। सुबह में जो 15 दिन का सर ने सेशन स्टार्ट किया था, वो बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजिंग वो सब लेकर आए। उस रिजवान सर हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग लेकर आए, वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलता। घनश्याम सर हमारे को बहुत सारे वेस्टिजियन ने। जब मैं शुरू में आया तो मुझे वेस्टिज समझ में नहीं आ रहा था, समझ में ये तो आ गया था कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपनी सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ। यहाँ पे लोग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया महीना कमाते हैं।
जबकि हमारे जॉब सर्किल में कोई भी ऐसे दूर दूर तक नहीं है जो 20 लाख 25 लाख महीने का कमाता हो, 10 लाख महीने का कमाता हो। लेकिन यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म देख के मेरी आंखें खुली और मैं एंट्री किया, ड्रीम देखना चालू किया अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये गाड़ी देंगे, सारा कुछ देखना चालू किया। और मैं अपना, मेरा बेटा उज्जवल गुप्ता, आज बहुत लोग जानते हैं, आज 1 साल से 1.5 साल से वो इस एंट्री किए हैं इसमें। हम लोगों को देखते देखते, लॉकडाउन में देखते देखते कि पापा मम्मी इतना ज्यादा क्या चीज सीख रहे हैं, क्या चीज सुबह सुबह उठ के करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ हमारे को वेस्टिज के अंदर। मैम हमारी वाइफ के नाम पे ही, आपका आप सबको पता है कोड है हमारा, ये वाइफ के नाम पे ही हम काम करते हैं, हम दोनों लोग मिलके। तो वेस्टिज ने हमें बहुत कुछ सिखाया, देखने को मिला, लाइफ स्टाइल को चेंज किया, लोगों के बारे में सोचने पे मजबूर किया। आज वो हमें पता चला कि आने वाले टाइम में हम यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सब लोग इंसान अपने लिए जीते हैं, यहाँ पे लोग दूसरों को जीने के लिए सिखाते हैं, लोग दूसरों के ड्रीम्स को ओपन करते हैं, जो बंद पड़ा हुआ कहीं ना कहीं उनके बक्से में। बचपन में देखा होगा, बीच में जब जॉब में आए सब बंद हो जाता है, फिर से वेस्टिज ने वो प्लेटफॉर्म हमें दिया, स्टार्ट किया, आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं अगर आगे और एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा इस ड्रीम्स के बारे में और इसके बारे में, हमारा वेस्टिज में जो हमें काम कर रहा था, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल आया, जो मैं बात कर रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, बीच बीच में लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया, मैं छोड़ देता हूँ। और मैंने पूरी की पूरी जॉब छोड़ के, मैं जॉब को रिजाइन करके, मैं जब जॉब रिजाइन करता हूँ, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि मेरी सैलरी लगभग 70-80 थाउजेंड रुपीज तक हम पहुंच चुके थे। मेरे और भी जगहों से इनकम हो गया था जॉब में, यहाँ वहां से। तो मेरे कहने का अर्थ है कि 80,000 लगभग लाख रुपए के आसपास हम अर्निंग करते थे महीने का। और वो मंथली इनकम मेरे सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे थे, जो छोटे मोटे हमारे जो जॉब वाला ड्रीम था। लेकिन जब वेस्टिज को मैंने देखा तो हमारे ड्रीम्स गायब हो गया, क्योंकि जो वो वाला ड्रीम था, मैं नकली ड्रीम देख रहा था। असली ड्रीम देखने को मिला मुझे वेस्टिज के सामने। और वहां से मैं जॉब को जब छोड़ने का सोचता हूँ, ये था कि मैं सब कुछ कर लूंगा, एंट्री करते ही मैं धमाल मचा दूंगा, तहलका मचा दूंगा वेस्टेज में। जब मैंने एंट्री किया और प्रॉब्लम्स वही आई जो सबके साथ, मैं रात दिन, अब बिलीव करिए, मेरे को जानते होंगे शुरू से, वो लोग जानते होंगे, मैंने अपने मोबाइल में लगभग 2000 वीडियोज ऑफलाइन डाउनलोड कर रखा था, 2000 वीडियोज। लोग सुन के देख के दंग रह जाते थे कि ऐसा आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। मैंने इतनी अपने आप को कर दिया, रात रात भर में जगता था। लोग रात को, एक रात भर जग, दिन में जगता था, क्योंकि दिन भर में फुल टाइम वेस्टेज करता था, 24 घंटे। तो दिन में, रात में सीखने पर टाइम लगाना चालू किया, सीखा 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 सीखा, सीखता गया। वीडियो एक से एक मैंने देखना चालू किया, सेशन लेना चालू किया, मीट चालू किया। और बॉस से मिलना, सेल्फी लेना, ये सब मेरा शौक था। तो वहां पे जा जाके कि मैं भी बॉस जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी विवेक सर जैसा, राजीव सर जैसा, रिजवान सर जैसा बनना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे मैं ड्रीम्स देखना, और ड्रीम मजबूत होता गया, मजबूत हो गया, मजबूत होता गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था लाइफ के अंदर, वेस्टेज के अंदर, मुझे चीजें समझ में आ रही थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ गलतियां हो रही हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ, जो 15-15 दिन मैं अपने परिवार में, जॉब में, इन जॉब के अंदर मैं 15 साल मार्केट में, 16 साल बिताया। उस 15-16 सालों में मैंने कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ा होगा। उस परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, और उस परिवार को जॉब में रहना पे नहीं छोड़ा। लेकिन जब वेस्टिज में आया तो मैंने 15-15 दिन घर के बाहर, 20-20 दिन घर के बाहर रह के वेस्टिज किया। लोगों के जाकर टीम बिल्ड किए। अपने गाजीपुर जिला की बात करूं, चाहे बलिया जिला की बात करूं, चाहे गोरखपुर की बात करूं, बनारस, मुगल सराय, प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, हर जगह मैं गया। जा जाके लोगों के वहां पे रुकता था। कभी खाने को मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी मीटिंग कर रहे हैं, कभी रात को बाहर गुजार रहे हैं गाड़ी में। तो हमारी टीम मैंने बिल्ड किया, उन सभी टीम्स को मैं सैल्यूट करूंगा जो मेरे साथ आज के डेट में काम कर रही है, और जो मेरी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनी। और ऊपर वाले का मैं थैंक यू बोलूंगा, अपने सारे अपलाइंस का थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मेरे को जो भी सिखाया था मैंने सब झोंक दिया। जो भी मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने नॉलेज लिया था, सीखा था, वो सारी चीज मैंने वहां पे यूज किया।
उसका नतीजा ये रहा कि मेरे पहले महीने का जो चेक था वो 244 रुपया था, और मेरा जो सिर्फ 1.5 साल 2 साल के अंदर मेरा जो हाईएस्ट इनकम रहा उसका हमारा 1,29,783 रुपया है। ये उसका पे स्लिप मैंने लगा रखा था। 4 एलओबी के साथ मैंने इतना अचीव किया। और ये अचीवमेंट की मैं बात करूं तो इसको मैं लिखता था, जो विजुअलाइजेशन की बात होती है वो लिखना चालू किया। वो सारा कुछ सब कुछ पेपर पे दिखने लगा कि जो भी सोचेंगे वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं रजवान सर को हमेशा मिस करता हूं। मैं और मेरा बेटा उज्जवल, हम दोनों लोग मिस करते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ चेंज किया। घनश्याम सर साथ साथ हमेशा हमारे रहे। और इस गाड़ी को आप देख रहे हैं, टॉप मॉडल सियाज मैंने लिया 12 लाख रुपए का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। और ये मेरी पहली गाड़ी, मेरे को ड्राइविंग करने नहीं आती है, लेकिन मैंने गाड़ी इतनी बड़ी ले ली कि मैं अपनी टीम को लेके यहाँ वहाँ जाऊंगा, घूमूंगा। जब मैं सीखने की कोशिश किया तो वहां पे एक घटना घटी, मैं बाद में कभी शेयर करूंगा उस पर, जिसकी वजह से मैं गाड़ी को अभी बहुत कम टच करता हूँ। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से मैं बच गया था, किसी को मैं मार देता। ब्रेक के जगह मैंने एक्सीलेटर पर पैर लगा दिया था, और बहुत खतरनाक, मैं वो नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। अब फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को लेके, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को लेके बात करूं, यहाँ पे जो चीज मैंने सीखा, यहाँ पे जो कुछ मैंने यहाँ पे देखा समझा इन वीडियोस के माध्यम से, लीडर्स के माध्यम से, वो चीज मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। जो मेरी नजरिया है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और जो सिस्टम बोलता है, जो बड़े लीडर्स बोलते हैं, जो आज मैंने नॉलेज लेना जब चालू किया तो नेशनल लेवल की भी नॉलेज मैंने ली, इंटरनेशनल लेवल की बुक्स मैंने पढ़ी, ट्रेनिंग्स लिया, बहुत कुछ सीखा मैंने। वो मैं आपको अपने स्तर से एक बार बताना चाहूंगा। वैसे राजीव सर ने हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका छोटा सा शिष्य हूँ। जो भी अगर गलती हो उसके लिए सॉरी, मैं अभी से बोलता हूँ। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा जो ये सेक्टर है वो 4 चीजों पे चलता है, ESBI, है ना। आज मैक्सिमम लोग पूरे हिंदुस्तान में, जो और हिंदुस्तान के बाहर ज्यादातर लोग E और S कैटेगरी में काम करते हैं। वो आना चाहते हैं लेफ्ट से राइट कैटेगरी में, बी और आई कैटेगरी में, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में फंसे हुए हैं। और आज और हम हर घर के जहाँ पे रहते हैं, वहां के पड़ोसी की बात करें, अपने जिला की बात कर ले, स्टेट लेवल पे बात करें, पूरे इंडिया लेवल पे मैक्सिमम लोग यही हमें मिलते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं, मैंने किया है और मैं उसको फील किया हूँ, मैं जिया हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सब लोग जान चुके हैं कि मैं कहाँ से एक एक रुपया को भी जानता हूँ कि 1 रुपए की क्या महत्व होती है मार्केट के अंदर। और मैं ही वो लड़का हूँ जो मैं लगभग 80,000 लाख रुपए तक की इनकम को भी मैंने रिजाइन कर दिया था। कहाँ से उठा था और कहाँ तक मैं पहुंचा था, आप समझ सकते हैं मैंने क्या क्या स्ट्रगल देखा होगा। अभी 1 घंटे में बताना और लोगों को वो जीना और फील करना, दोनों अलग अलग बातें। नौकरी करने वालों के लोगों की मैं बात करूं, आज मॉर्निंग में 9:30 10 o'clock जब इस ऑफिस पहुंचते हैं वहां पे, और शाम को 5 बजे 5:30 बजे 6 बजे तक 7 बजे तक हम लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, दिन और रात लगाते हैं। हम उस समय अपनी फैमिली को नहीं देखते, अपने बच्चों को नहीं देखते, सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ कंपनी 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 को करते हैं, और कंपनी की ग्रोथ के लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। अब बिलीव करिए, सिर्फ हमारी लंच में सब्जियां चेंज होती हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है सेम। सुबह आइए 9:30 10 बजे, सेम काम सेम काम सेम काम सेम काम। कभी कभी लोग बहुत सारे वेस्टिजन और बहुत सारी मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, जब मैंने सक्सेस अपना सेमिनार प्रयागराज में किया था तो वहां पे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर हम एक ही चीज को तो सीख चुके हैं वेस्टिज में, अब क्या करें। तो सर एक ही चीज को सीख चुके हैं, नौकरी में भी लोग एक ही काम करते हैं, वही सीट होता है, वही जगह होता है, वहीं पे काम सब कुछ करना होता है। बिजनेस में भी लोग सेम काम करते हैं। लोग सुबह से लेकर 7 बजे 8 बजे से लोग दुकानें अपनी खोल देते हैं। कुछ दुकानें ऐसी भी होती है जो 4 बजे 5 बजे भोर में भी खुल जाती है, डेयरी की दुकानें। और करने वाले काम रात को 11 बजे तक 9 बजे तक 10 बजे तक बिजनेस भी करते हैं। ये दोनों लोग दोनों जगह पे नौकरी अपना कर रहे हैं, दोनों जगह लोग टाइम अपना एक्सपेंड करते हैं, दोनों लोग दोनों जगह पे अपनी फैमिली को चलाने के लोग अर्निंग करते हैं, लेकिन वो अर्निंग लिमिटेड होती है। कब कहाँ पे क्या मौका आ जाएगा पता नहीं। लोगों को सर्विस में मैंने ऐसे भी टाइम देखे हैं कि लोग, जब अभी आप बाहर निकलिएगा, आज भी आप बाहर निकलिएगा, दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं, मेट्रो सिटी में, अपने ये सिटी में जो लोग रहे, वहां देखिएगा लोग नौकरी के लिए कैसे 8 बजे
8:30 बजे घर से निकलते हैं और भागते हुए पकड़ते हैं बस, भागते हुए पकड़ते हैं ऑटो, भागते हुए पकड़ते हैं वो, मतलब वो अगर थोड़ा सा स्लिप कर जाए तो उनकी एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा, और कुछ भी हो सकता है अनहोनी। बट वो अपनी लाइफ की चिंता नहीं करते नौकरी में। पहले तो हम सुबह से पहली क्लास से लेके 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, फिर ग्रेजुएट करते हैं। जब रियल में टाइम आता है पैसे कमाने का, तब समझ में आता है कि रियल में टाइम हमारा जो लाइफ क्या है, हमने क्या किया अभी तक। जो मैंने भूगोल, इतिहास और सब कुछ पढ़ाई किया था, जो खेल खेले थे, वो कहीं पे भी यूज नहीं आता आज के जमाने में। और लोग जॉब की बात करूं, लोग 15,000, 8,000, 7,000 से नौकरी स्टार्ट करते हैं और लगभग 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जाते जाते लोगों के रिटायरमेंट आ जाते हैं। कितनों को तो 2 लाख तक का नसीब, 1.5 लाख का, 1 लाख का नहीं नसीब होता है, उससे पहले रिटायर्ड हो जाते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब वालों की भी बात कर रहा हूँ और प्राइवेट जॉब, दोनों लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। नौकरी में एक टाइम के बाद लोगों की रिटायरमेंट हो जाती है और वो अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाते हैं। और जब हम बात करते हैं अपने वेस्टिज की उनके सामने, तो वो बहुत सारी बातें लेके बैठ जाते हैं कि नहीं जी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और अच्छे से, क्योंकि हमारी पूरी ड्रीम्स यहीं से पूरा हो सकता है। और नौकरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स वहां पे रहेगी हमेशा, और वहां पे पॉलिटिक्स भी होते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि आपको एक टाइम पीरियड के बाद, कुछ टाइम पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले कुछ लोगों के ऐसे भी नौकरियां गई। मैं लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल टाइम एक्सपेंड किया था कंपनी के अंदर, और एक टाइम के बाद उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है फैमिली में, उन्होंने को जॉब छोड़ना पड़ा। वो बंदा दोबारा जॉब के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे दोबारा कोई लेगा नहीं एक एज के बाद। ये सब प्रॉब्लम्स रहती है। तो जितने लोग अगर हमारे को सुन रहे हैं, तो सीरियस होके इस चीज को फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जॉब में हमारे साथ क्या होता है। जॉब करनी है, लेकिन साथ में वेस्टेज भी करते रहिए टाइम टू टाइम, और मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करिए यहाँ पे अपना, और मैक्सिमम कुछ सीखने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने का। और एक टाइम ऐसा लाइए कि हम अपने जॉब को रिजाइन करें और आप फुल टाइम वेस्टेज करें, क्योंकि ड्रीम्स और सारे सपने यहीं से पूरे हो सकते हैं। और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड की हम लोग बात कर रहे थे। हम खुद फैमिली, बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार और परिवार के लोग ये काम करते हैं, और जो दुकान सुबह से लेके शाम तक खोलते हैं, और वहां पे भी क्या क्या झूठ और क्या क्या चीजें बेची जाती हैं। और एकमात्र हमारा आप बिजनेस देखिए कि हम जो वेस्टेज में पैसे कमाते हैं, लोगों की मदद करके, लोगों के घरों में खुशियां पहुंचा के। जो आज मनोज मनोज मिश्रा सर या राजू सर जो हम लोगों को एकता में, जितने भी लीडर्स हमें वेस्टेज में सिखाते हैं, वो कोई भी बिजनेसमैन और जॉब करने वाला बंदा कोई किसी को नहीं सिखाता। वहां पे केवल अपने लिए लोग जीते हैं, इंडिविजुअल, अपने अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लोग कुछ जो भी गलत काम बोले तो लोग आज कुछ भी बेचते हैं अपने परिवार के लिए, है ना। और वो मतलब सामने वाला बीमार पड़ जाए, सामने वाला खराब, मतलब उसकी स्थिति खराब हो जाए हमारे काम से, हमारे सामान से, लेकिन हमें केवल पैसे कमाने हैं। आप भैया दूज, आप दीपावली में देखते होंगे जो मिठाइयों की दुकानें होती हैं, उस मालिक को पता है कि मेरे कहीं ना कहीं ये खराब मिलावटी सामान है, खराब सामान है। इसके बाद भी लोग पैसे कमाने के लिए खराब सामान लोग देने को तैयार हैं। ऊपर वाला बैठ के देखता होगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन एज ए वेस्टिजियन, एज ए हम लोग क्या करते हैं, घरों में खुशियां पहुंचाते हैं। जो भी इनकम लोग अगर कमाते हैं यहाँ पे, जेन्युइन इनकम कमाते हैं लोगों की मदद करके, ये भी ऊपर वाला देख रहा होगा। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर चुका हूं मैं कि यहाँ पे ज्यादातर लोग होते हैं बिजनेस करने के लिए। बड़ा बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा फंड होना चाहिए। जो फंड्स नहीं होते हैं तो वो ई और एस कैटेगरी में फिर चले जाते हैं। लेकिन लेफ्ट से राइट में आने के लिए हमें, और इन्वेस्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो आज के डेट में हमारी टाइम्स को खरीदा जाता है। 8 घंटे 10 घंटे की जो मैं नौकरी कर रहे हैं, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी बंदा काम कर रहा है, वो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं। वो लोग अपना पैसा लगा चुके हैं शेयर के अंदर, और वो कहीं ना कहीं उस कंपनी के अंदर हमारे माध्यम से वो लोग कमा रहे हैं। जो भी एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देते हैं कि चाहे बाटा हो, चाहे टाटा हो, चाहे जितने भी बड़े लोग हैं, वो लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। और इसके लिए पैसे ई और एस कैटेगरी में होता नहीं है। इसीलिए 95% लोग इस कैटेगरी में और 5% ही केवल इस कैटेगरी में है।
और हम सब वेस्टिजियन आने वाले टाइम में इस 5 कैटेगरी में होंगे, 5% की कैटेगरी में होंगे। इसको कोई भी नहीं रोक सकता, ये मात्र एक प्लेटफॉर्म है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैं बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। आज बड़े बड़े कॉलेज के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आप सलोनी यूनिवर्सिटी की बात कर ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर ले, कर्नाटका यूनिवर्सिटी की बात कर ले, और आने वाले टाइम में जैसा मोदी सरकार और अदर स्टेट सरकार से तैयारी कर रही है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कॉलेज और स्कूलों के अंदर भी आने वाले टाइम में बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। तो जो लोग पहले से, जिनके बच्चे और जिनकी फैमिली है, वो बहुत गॉड ब्लेस है, क्योंकि हमारे आने वाले टाइम में हम लोग उनसे बहुत ऊपर होने वाले हैं, जो अभी आने का सोच रहे हैं या उनकी फैमिली आने का सोच रही है। आना तो सबको है, चाहे कोई, कुछ लोगों को आ जाएगा, कोई लोग पहले आ चुके हैं, कोई आ जाएगा, कोई आने वाले टाइम में आएगा। आना सबको है। और आज सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन के मामले में कि आज किस लेवल का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एजुकेशन मिल रहा है। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज, यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है ना, वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी नहीं मिलती है। कॉर्पोरेट लेवल पे उनकी मतलब की चीजें केवल सिखाई जाती है कि वहां पे उस कंपनी को कैसे बढ़ाना है और वहां पे इसको कैसे ग्रोथ करना है। यहाँ पे लोगों की मदद की जाती है, अपने परिवार को कैसे उठाना है, कैसे किसी का सम्मान करना है, कैसे कोई आज व्यक्ति 5 बजे उठ के 4 बजे भोर में उठ के मेडिटेशन करा रहा है, अपने लिए नहीं करा रहा है। वो चाहता है कि सभी के घरों में खुशियां जाए, सभी के घरों में मतलब वो सारे ड्रीम्स उसके पूरे जो सामने वाला बैठा है। ये सोच नहीं आएगी ई और एस कैटेगरी के अंदर। एजुकेशन की बात कर रहे थे हम लोग, आज इसको बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं लोग। एजुकेशन में ही एक पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, लीडर्स के जो बच्चे हैं आज की डेट में, हमारी जो फैमिली है, आज हम और आप या हमारी जितनी भी बड़ी, जितने भी वेस्टिजन है, हम अपने फैमिली में या जो भी कैटेगरी के लोग हैं, वो अपने बच्चों, हम किस लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वेस्टिज कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि हमारी अपनी फैमिली, मेरी अपनी संतुष्टि, मेरा अपना सुकून, मेरा अपना रिटायरमेंट मस्त हो जाए। हमारे सारे, हमारे बढ़िया घर हो, मेरे गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे, जब रिटायर हूं तो मेरे पास सारी सुख संपत्ति सब हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। ये सब कुछ कहाँ से आएगा? ई और एस कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि वहां पे कितनी प्रॉब्लम्स होती है, टाइम नहीं होता, लोगों के पास पैसे नहीं होते। और यहाँ पे देखिए डॉक्टर बिंद्रा सर, आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को। वो अक्सर कई बार बोल चुके हैं मीटिंग्स में और उनके इंटरव्यूज में अपने, कि मैं अपने बेटे को भी एक टाइम ऐसा लगूं कि 3 साल के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व करूंगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग कराऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में डालूंगा उनको, ताकि यहाँ पे एक जो सिस्टम समझ में आता है, जो एक व्यवहार समझ में आता है, लोगों का रिस्पेक्ट समझ में आता है, जो बंदे को बंदा बना देता है, जो जेन्युइन चीज सिखाई जाती है, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है। जब इतना बड़ा व्यक्ति जो सब कुछ दे सकता अपने बेटे को, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि हम अपने बेटे को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराएंगे सीखने के लिए। एसपी बहरील साहब हमारे एम्बेसडर है हमारे वेस्टिज के, और लगभग 60 लाख प्लस की इनकम है इनकी महीने की। और एसपी बहरील साहब के बेटे सर्वज्ञ बहरील जी को जानते होंगे सभी लोग। वो उस लंदन के उस स्कूल में पढ़ाई किए हैं, उस नॉलेज को लेकर आए हैं जहाँ पे टाटा और अंबानी के फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। और वहां से वो लोग सीखने के बाद, सब नॉलेज लेने के बाद, पहली जॉब 30 लाख 40 लाख रुपए की उनकी पहली हायरिंग उनकी और प्लेसमेंट हो रहा था, उसको छोड़ने के बाद आज क्या करते हैं सर? इतनी बड़ी नॉलेज लेने के बाद क्या करते हैं? वेस्टीज। उनके पास बहुत ऑप्शन है, उन्होंने बहुत नॉलेज लिया, बहुत पढ़ाई किया, वो कुछ भी कहीं पे भी अच्छी कंपनी में बड़े लेवल पे काम कर सकते थे अगर जॉब में दम होता तो, बिजनेस में दम होता तो बिजनेस भी करते। तो एसपी बहरील साहब के बच्चे भी आज के डेट में यही कर रहे हैं। बताना, सिर्फ समझाना ये चाहता हूँ कि लीडर्स के बच्चे, मैक्सिमम लीडर्स के बच्चे आज के डेट में इसमें आ रहे हैं। सुरेंद्र विद चैट्स के अंदर मैं बात करूं तो उसमें ऐसे मैंने कई लीडर्स को सुना है वहां पे कि उन्होंने उनके अपने बच्चे को नीट के अंदर आईआईटी एमबीबीएस अच्छे लेवल पे कराने के बाद, है ना, क्वालिफाई कराने के बाद, लिस्ट में एग्जाम क्लियर करने के बाद, उन्होंने बाद में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उतारा, ताकि सामने वाले जो समाज का मुंह है वो बंद हो जाए कि हमारा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकता है, लेकिन मैं उसको बनाऊंगा नेटवर्कर, नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बनाऊंगा। क्योंकि पता है उनको कि उनकी फैमिली क्या है, तो यहाँ पे क्या मिल सकता है, यहाँ पे क्या सपने हैं। माई सेल्फ की बात करूं, मैं अपने बारे में बात करूं, मैं अपने बेटे को खुद इसमें लाया हूं, उज्जवल गुप्ता को। जब मैं अपने बेटे को ला सकता हूं
तो मैं किसी भी परिवार के बेटे और बेटी को ला सकता हूँ, इसके अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता, है ना। पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप अपने परिवार में करते हैं, सबको लेके इन्वॉल्व है। हम दूसरे फैमिली को बोलते हैं, तो इसलिए हम सभी लोग, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से रिटायरमेंट मेरा वो हो सकता है जो ड्रीम्स हम लोग देखते हैं। एक अच्छी गाड़ी, रामू काका, है ना, इस टाइप के, हमारे पास एक बंगला, जो भी चाहिए वो सब कुछ जो हम रिटायरमेंट के टाइम सोचते हैं कि एक फोन करें, एक बच्चे हमारे पास हो, हमें देने के मोड में हो, लेने के मोड में ना हो, नाती पोता जो भी हो, सबको कुछ ना कुछ हमेशा देते रहें, और देते देते एक लेगेसी छोड़ के चले जाए। वो सिर्फ मात्र एक जगह पे है, वो वेस्टीज के अंदर हमारा मिल सकता है, जो अपना नाम और फेम बनाया है वेस्टीज ने। आगे मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग का लेके, डेटा के बारे में सभी लोग जानते हैं, मैं इस डेटा पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि आज बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर ये किस लेवल पे, किस मुकाम पे, ये बहुत पुराना डेटा है, किस मुकाम पे आज इन्होंने किया है। ये सब डेटा जो आप देख रहे हैं, ये सब लॉकडाउन से पहले का है, जब वायरस नहीं आया था कोरोना जैसा, उससे पहले की सब ये चीजें हैं। लेकिन आज इंडिया में आप देख सकते हैं कि हमारा 13,000 करोड़ को पार कर चुका है, ये 7800 करोड़ रुपया दिखा रहा है यहाँ पे। तो इंडिया में भी ग्रोथ जिस लेवल की है, और आपको पता है कि अदर्स कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन इतनी कम होती है वहां पे, लेकिन बिजनेस आप देख सकते हैं, चाइना, यूएसए की इतने इतने लाख करोड़ रुपए का धंधा करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जापान, छोटी छोटी कंट्रीज। लेकिन आज हमारी इंडिया में 132 करोड़ का 138 करोड़ हो चुका है, 138 करोड़ का जनसंख्या, और लगभग 7800 करोड़ का जो डेटा आप देख रहे हैं, अब वो डेटा आप चेंज होकर 13,000 करोड़ प्लस हो चुका है। तो हमारी स्कोप सब जान चुके हैं, आज गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है कि बहुत बड़ा रेवेन्यू और यहाँ से जनरेट हो रहा है और सरकार को जारी है, चाहे हमारे पास जो चेक बनता है उससे टीडीएस कटता हो, या हम जो सामान कच्चा माल खरीदते हैं उससे भी टैक्स कंपनी कमाती है। तो कंपनी और सरकार को बहुत बड़े लेवल पे आप सभी लोग, हम सभी लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से एक कंटिन्यू मोड में, एक स्टैंडर्ड मोड में, एक ग्लोबल लेवल पे ट्रेंड कर चुका है और ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से, ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे। डायरेक्ट सेलिंग की हम फ्यूचर की बात करें तो इनडायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने वाले टाइम में, नेक्स्ट 5 साल की बात, इसमें जो डेटा दिखाया गया है कि लगभग 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर धंधा बिजनेस होने वाला है। लगभग 400 बिलियन कमीशन के रूप में, 400 बिलियन डॉलर कमीशन के रूप में बटने वाला है अगले 5 सालों में। जिसको जितना पैसा चाहिए, जिसको जितना रकम चाहिए, वो उठा सकता है, ले सकता है। और हमें बताने समझाने की जरूरत नहीं है, आज के डेट में ऐसे पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जो, और हिंदुस्तान के बाहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारे मुकाम हासिल किए हैं, उन्होंने अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर चुके हैं, लोगों की ड्रीम्स पूरे करने में मदद कर रहे हैं वो। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया के बारे में बात करूंगा तो ये हमारा बिजनेस ना सिर्फ 3 चीज से चलता है, सिर्फ 3 चीज से। हर इंसान अपना बिजनेस खोलता है तो देखता है ना कि मैं क्या चीज इसमें रखूं, क्या चीज भरूं, तो ये सिर्फ 3 चीज से चलता है। आप देख सकते हैं 3 चीज वो क्या है, कि हमें चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट लोग। अगर हिंदुस्तान में लोग अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में, उसको दुनिया में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग हिंदुस्तान से ज्यादा हो। और हिंदुस्तान में इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, मैं रोजगार लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की बात कर रहा हूँ, जो इतने ज्यादा हैं, जो कई करोड़ हो चुका है आज की डेट में, जिसको नौकरी की जरूरत है, जॉब की जरूरत है। उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है। हम किसी को भी, आज कोई भी बंदा, 1,000 लोग अगर एकता मैम के पास आए, राजू सर के पास, हमारे पास कि हमें काम चाहिए, हम सबको 1,000 लोगों को काम पे लगा देंगे। अगर वही 1,000 लोग किसी नौकरी किसी भी कंपनी में मांगने चले जाए, सबको नौकरी नहीं मिल सकता। कोई बिजनेसमैन के पास चल, सबको काम पे नहीं लगा सकता, लेकिन हमारे पास वो दम और वो पावर ऊपर वाले ने दिया है, वेस्टीज मैनेजमेंट ने दिया है हमें, कि हम सबको काम पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मौका है। जो लोग रोजगार में हैं, वो लोग भी आज की डेट में मैक्सिमम मूव करके आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो रोजगार लोग जो हैं, जो नौकरी में है, वो भी आ रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो हमारे पास बहुत बड़ा ह्यूज स्कोप है काम करने का, मार्केट पूरा ओपन है, खुला हुआ है। हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो लोग हमारे को चाहिए, लोग मिल गए। हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है कि आज के डेट में लोग, बच्चा पैदा हो रहा है और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसको हेल्थ की इश्यूज रहते हैं, चाहे वो शुरू में हो जाए चाहे बाद में हो, लेकिन होगा जरूर हेल्थ की प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा मार्केट में हमारा रहन सहन खान पीन हो चुका है, हमें जो चाहिए, हमारे हमारे बॉडी को जो चाहिए, शुद्ध हवा,
है ना, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, वो मिलता ही नहीं है ना। फास्ट फूड का प्रचलन चल रहा है और हर चीज आज के डेट के अंदर इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका, पूरा का पूरा मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट इतना डिस्टर्ब हो चुका है, लोग हेल्थ की तरफ भाग रहे हैं। इस लॉकडाउन में लोगों ने सिखाया अपने आप को कि हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो हमारे पास तो हम हेल्थ पे काम ही करते हैं, हमारे पास ए टू जेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, है ना, हमारे पास पानी के लिए हमारे पास वाटर प्योरीफायर है, एयर के लिए एयर प्योरीफायर है, और हमारे पास फूड सप्लीमेंट, और हमारे पास जो फूड हेल्थ फूड है, वो एक से एक आइटम है जिसकी कोई तुलना नहीं है, मार्केट्स में कंपेयर नहीं है। वो सारे के सारे हम इस पे काम करते हैं। लोग चाहिए हमारे को, लोग हैं। हेल्थ सेक्टर चाहिए, हेल्थ सेक्टर में हम काम करते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट एक बच गया था, ये भी वेस्टिज के हमारे मैनेजमेंट ने, मैं बाली सर को यहाँ पे सल्यूट करूंगा, दीपक सर को, कन्वर्ट सर को, कि वो इस प्रोडक्ट को लाके जो दाल चावल आटा और हम बेसिक घर की चीजों की बात करूं जो हिंदुस्तान में सभी लोग यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट आने के बाद कोई चीज बच नहीं गया जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं या चलेगा नहीं। लोग चाहिए, लोग मिल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। हेल्थ सेक्टर चाहिए, हेल्थ सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट चाहिए, वो ला के दे दिया गया। अब सिर्फ काम करने की जरूरत है। कोई भी बंदा दिल लगा के मेहनत अगर करता है तो उसके ड्रीम्स को पूरा होने से कोई भी इंसान, कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा इसके बाद। जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेस है ना, इसके 3 फेज थे। फर्स्ट फेज के अंदर 2001 से 2010 की मैं अगर बात करूं तो इसे डायरेक्ट सेलिंग के तो 27 साल हो गया इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनल लेवल पे कितने साल से ये काम चल रहा है। लेकिन जो फेज था इंडिया के अंदर 2001 से लेकर 2010 का जो टाइम था, उस समय लोग जो अचीवमेंट ले रहे थे, उस समय जो इनकम थी लोगों की, लोग 50,000 1 लाख से लेके 5 लाख तक, 8 लाख तक, 7 लाख तक अर्निंग कर पा रहे थे उस समय भी, जिस समय बहुत बड़ा रकम माना जाता था, उस समय लोग अर्निंग कर रहे थे। उस समय भी लोग गाड़ियां, उस समय की जो गाड़ियां थी, मारुति हो या जो भी एम्बेसडर हो, इस टाइप की गाड़ियां लोग कार खरीदते थे, है ना, सुमो। और तो ये गाड़ियां भी उस समय के लिए लग्जरी गाड़ी मानी जाती है जिसके घर में होता था, और वो लोग उस समय भी लेते थे जो डायरेक्ट सेलिंग के लोग काम करते थे। सेकेंड फेज आया आपका 2010 से लेके 2020 की मैं बात करूं, सब लोग जानते हैं। इन 2011 2020 की बात करूं, थोड़ा धुंधला नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। 2011 2020 की बात करूं तो इसमें लोगों ने अपने घरों के अंदर ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसा, वो थर्ड फेज का पार्ट है। लेकिन जो लग्जरी गाड़ियां हम जानते हैं, वॉल्वो, ये सभी की सभी गाड़ियां लोग थर्ड फेज में ले चुके हैं, लोग इसे यूज कर रहे हैं। लोगों की इनकम की बात करें महीने की, तो लोग 10 लाख रुपया महीने से लेके 1 करोड़ रुपया लोग महीने तक कमाते हैं। 1 करोड़ रुपया महीने तक ऑलरेडी महीने का कमा रहे हैं, इंडिया के अंदर की बात हो रही है। और ऐसे कई लोग हैं जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख कमाने वाले महीने का है। 10 लाख कमाने वाले आज के डेट में कितने सारे लोग हैं। ये सब के सब फेस में आया 2011 से 2020। आज लोगों कितने सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। आज जो थर्ड फेस आ रहा है, गॉड ब्लेस करिए, ऊपर वाले को थैंक यू हम सब लोग बोलेंगे। और कि 2030 तक ये होने वाला है कि लोग महीने का 1 करोड़ रुपए से लेके 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए लोग महीने का कमाएंगे, महीने का। आज हम 1 करोड़ रुपया महीना महीना बता रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपया महीना तक कमाएंगे लोग। गाड़ियों की बात करूं तो लैम्बोर्गिनी, जगुआर, फरारी और प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर्स जैसे लोग बुक करेंगे इस टाइम पे। इंडिया के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। ये वो कंपनी है, हम टॉप 30 में आते हैं पूरे वर्ल्ड में। और आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कंपनी जो सबसे नंबर 1 है हिंदुस्तान में, वो हमारी वेस्टिज है। हम वेस्टिज के लिए टाइपिंग कर सकते हैं जो जहां पे भी है, और हम अपने वेस्टिज मैनेजमेंट के लिए टाइपिंग कर सकते हैं। 100% ये वो कंपनी है जहां पे हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आप आने वाले जो टाइम है वो देख सकते हैं, 1850 करोड़ से 3000 करोड़ अराउंड दिस की बात करूं इसके अंदर कि कितने लग्जरी कार्स आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, कितने लग्जरी कार लोगों के पास होंगे, सपने पूरे होंगे और हाई इनकम पे पहुंचेंगे। लेकिन 15,000 करोड़ से 40,000 करोड़ की कंपनी होने वाली है। सिर्फ पूरे डायरेक्ट सेलिंग की में बिजनेस की बात किया जा रहा है 2030 तक। और 50 कंट्री में जब होगी तो लोगों के पास गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स, फरारी कार्स
और बिग फार्म हाउस सब कुछ होगा। आफ्टर कोरोना एक्सपर्ट जो है इसके डायरेक्ट सेलिंग के कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है 65,000 करोड़ बोला जाता था फिक्की की तरफ से, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का धंधा होने वाला है आने वाले इन 2025-26 तक। सोचने की हिम्मत तो करो, बाली सर का ये ड्रीम है और हर घर में खुशियां हैं। माता रानी से हम आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे कि वो सभी को आशीर्वाद दें और वो सभी के ड्रीम्स पूरे करें। इतने मेहनत हम सब लोग मिलकर करें कि अपने अपने हेलीकॉप्टर्स लें और सभी को बोले कि रामू काका हेलीकॉप्टर निकालिए, चाय पी के आते हैं। थैंक यू सो मच रिजवान सर और घनश्याम सर, एकता मैम और राजू सर और पूरे ग्रो रिच एसोसिएट्स को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। उन्होंने मैम एकता मैम को कि उन्होंने मौका दिया। थोड़ा सा टाइम मैंने ले लिया, सॉरी इसके लिए। और एकता मैम हमारी तरफ से द एंड हो चुका है। आप मैं हैंड ओवर करता हूँ एकता मैम को और राजू सर को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार ड्रीम लास्ट में, रामू काका हेलीकॉप्टर निकालो चाय पी के आते हैं, अमेजिंग। और ये संभव है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए एक आम आदमी के लिए। बहुत ही शानदार सेशन सर। और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा एकता मैम को। मैम ओवर टू यू। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, आज जो हमने रुपेश गुप्ता जी का सेशन देखा, इतना शानदार स्टोरी उनकी, इतना स्ट्रगलिंग टाइम उन्होंने देखा और आज डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व है